नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्याग्राम जीए में। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है कोशिका यानी कि सेल, इसमें हम आज ये कोशिका का लास्ट क्लास करने वाले हैं। इससे पहले हम 7 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से आप जा करके ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इन 7 क्लास में हमने वो सारे क्वेश्चंस किए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आज तक पूछे गए हैं। लगभग आज से 5-10 साल पहले से लेकर के अभी तक जो भी क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे में, वो सारा का सारा क्वेश्चन जो भी कोशिका से बन सकता है वो सभी हमने इन 7 क्लास और ये 8वां क्लास में हमने कवर कर दिया है। तो आप जा करके ज़रूर देख लीजिए। और आगे जो हमारा क्लास आने वाला है वो उत्तक से होगा, यानी कि टिश्यू हम शुरू करने वाले हैं। तो चलिए आज हम लास्ट क्लास देख ही लेते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या कहता है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कर रहा है कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में एसईआर द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। कशेरुकी की बात करें तो जिसके पीठ में जो है रीढ़ की हड्डी पाया जाता है उसे आप कशेरुकी कह सकते हैं, जिसमें कि मानव भी आ जाता है, जानवर भी आ जाता है, ये सभी कशेरुकियों में आता है। तो कशेरुकियों की यकृत अगर बात करें, ये सिर्फ ये एसईआर की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि इसका फुल फॉर्म होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम कहते हैं कि चिकना अंतर्द्रव्यीय जालिका। जैसे कि आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतर्द्रव्यीय जालिका 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि एसईआर, दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आरईआर। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, क्योंकि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो है राइबोसोम पाया जाता है, जिस वजह से खुरदरा दिखता है और प्रोटीन का संश्लेषण करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो झिल्ली होता है उस पर किसी भी प्रकार का, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्ली पे किसी भी प्रकार का कोई भी कोशिकांग नहीं पाया जाता, इसलिए वो स्मूथ दिखता है यानी चिकना दिखता है और वो वसा का संश्लेषण करता है। लेकिन जब एक स्पेशल केस दिया जाए यकृत यानी कि यकृत की कोशिका की बात करें तो वो जो एसईआर होता है वो औषधियों और विषों का निराविषीकरण करता है। मान लीजिए आपके शरीर में बहुत थोड़ी मात्रा में अगर विष चला जाए, जहर चला जाए, तो उसका जो है प्रभाव को समाप्त कर देता है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वही अगर अधिक मात्रा में विष चला जाए तो सारा का सारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ख़त्म हो जाता है, कोशिका मर जाता है, जिसके वजह से इंसान की मौत हो जाती है। और अगर किसी को जहर देकर मारा गया होता है तो उसका जो पोस्टमार्टम में यकृत का ही जो खास ध्यान रखा जाता है कि यकृत में देखा जाता है किस प्रकार से उसकी मौत हुई है, तो वो यकृत में दिख जाता है, यानी कि जिसे विष देकर मारा जाता है। तो यही है इसका सही आंसर कि औषधियों और विषों का निराविषीकरण करने के लिए यकृत में जो एसईआर होता है उसका उपयोग किया जाता है। लिपिड का संश्लेषण तो करता ही है, लेकिन अगर इस यकृत वाले केस की बात करें तो यकृत वाले केस में ये लिपिड संश्लेषण इसका सही आंसर ना होकर के इससे सही सुटेबल आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। प्रोटीन का संश्लेषण करें तो ये आरईआर यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य है। जटिल शर्कराओं का संश्लेषण से इसका कोई मतलब है नहीं, तो इसका सही आंसर औषधियों और विषों का निराविषीकरण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो इस तरह के क्वेश्चन, लंबा लंबा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाता है। देखिए, निम्न से कौन सा कथन गलत है। ये आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया था, जो कि इससे पहले हुआ है एग्जाम। अब तो बहुत ही जल्द 2-4 दिन से में बाद एग्जाम तो शुरू ही होने वाला है। तो ये कह रहा है कौन सा कथन गलत है। तो देखते हैं ऑप्शन ए, किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। ये तो बिल्कुल सही बात है। किण्वन अगर होता रहता है तो उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, वो अनॉक्सी श्वसन का हिस्सा होता है। श्वसन के प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। ये भी एकदम सही बात है कि श्वसन का जो प्रथम चरण है उसमें पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है और लास्ट चरण में जो ऊर्जा बनता है। बात करें सी में, श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है। तो हाँ, श्वसन के जो प्रथम चरण में है ग्लूकोज का विघटन होकर के पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। बात करें ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है। तो ये गलत है कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो है ऑक्सीजन की अगर सहायता ले लेगा तो वहाँ पे एसिटिक अम्ल नहीं बनेगा। एसिटिक अम्ल तो तब बनता है जब ऑक्सीजन उपस्थित ना हो। इसमें जो है पायरुवेट का निर्माण होता है। अगर ऑक्सीजन उपस्थित होता है तो वहाँ पायरुवेट का निर्माण होता है। तो इस हिसाब से अगर यहाँ पर कौन सा गलत है, तो गलत ऑप्शन डी है, जो कि इस का सही आंसर है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन नहीं होता है, बल्कि इसमें पायरुवेट का विघटन होता है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि यहाँ पे गलत चुनने के लिए कह रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ देखते हैं। ये क्वेश्चन कर रहा है प्राकेंद्रिक कोशिका। ये सबसे पहले समझ लीजिए कि प्राकेंद्री होता क्या है। तो इसे हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि 2 प्रकार का कोशिका होता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। ठीक है, तो जो प्रोकैरियोटिक होता है उसको कह सकते हैं कि सबसे पुराना कोशिका माना जाता है, ये अविकसित कोशिका है। और यूकैरियोटिक जो है वो विकसित कोशिका या नया कोशिका के रूप में इसे जाना जाता है। तो प्राकेंद्रिक से मतलब है प्रोकैरियोटिक। ठीक है, तो प्राकेंद्रिक कोशिका में कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है। दिए गए विकल्प में से गलत विकल्प का चुनिए। आपको ध्यान रखना है, जहाँ गलत दिखे आपको पहले मार्क कर लेना है ताकि आप क्वेश्चन गलत ना कर पाए। ठीक है,
तो ये गलत विकल्प का चुनने के लिए कह रहा है। तो ऑप्शन ए कह रहा है झिल्लीबद्ध कोशिकांगों की मौजूदगी, तो ये बिल्कुल गलत है। झिल्लीबद्ध कोशिकांग की जो है मौजूदगी नहीं होती है, और गलत चुनने के लिए कह रहा था, इसलिए इसका सही आंसर यही हो जाएगा। बी देखते हैं, अत्यधिक छोटा आकार। तो ये बिल्कुल सही है कि अत्यधिक छोटा आकार होता है प्रोकैरियोटिक का, एकल गुणसूत्र भी होता है, और नाभिकीय क्षेत्र जो है वो केंद्रकाभ कहलाता है, ये भी सही है। लेकिन गलत बात इसमें है ये कि झिल्ली कोशिका, ये जो झिल्ली बंद कोशिकांग होता है, तो झिल्ली बंद कोशिकांग प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये देखते हैं कि उसका नाभिकीय क्षेत्र केंद्रकाभ कहलाता है। मान लीजिए ये एक कोशिका है, और अगर बात करें ये एक प्रोकैरियोटिक कोशिका का, तो इसके अंदर जो नाभिक होता है वो कुछ इस तरह से बिखरा हुआ पड़ा रहता है, यानी कि एक जाल जैसा बिछा रहता है, जिसे केंद्रकाभ यानी कि न्यूक्लियोइड्स कह लेते हैं। ये स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है, तो इसीलिए ये भी जो है केंद्रकाभ जो है कहलाता है। तो ये बिल्कुल सही है कि नाभिकीय क्षेत्र में केंद्रकाभ कहलाता है। तो इस हिसाब से गलत विकल्प चुनने के लिए कह रहा था, इसलिए इसका सही आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि झिल्ली कोशिकाओं में झिल्ली मौजूद नहीं होता है प्राकेंद्रिक में, और यहाँ कह रहा है कि मौजूद होता है, इसलिए ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, यानी यही प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक आप तो समझ गए होंगे। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है? देखिए, एक होता है 70S और एक होता है 80S। प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है 70S राइबोसोम, और यूकैरियोटिक में पाया जाता है 80S राइबोसोम। जबकि ये जो 70S है, इसके दो इकाई होता है, एक होता है 50S और दूसरा होता है 30S। 80S की बात करें तो ये होता है 60S और होता है 40S। आप जोड़ करके इसको कभी पूरा नहीं कर सकते। जैसे 50S और 30S को जोड़ेंगे तो ये 80S होगा, जो कि 70S पुराना है, ये नहीं होगा। और 60S और 40S को जोड़ करके अगर 100S पूरेगा, लेकिन यहाँ पे 80S है, तो ये जोड़ने की बात नहीं है। S का मतलब होता है श्वेतवर्ग इकाई, ठीक है, ये मापने का एक इकाई है। S का मतलब होता है श्वेतवर्ग इकाई। इसीलिए इन 50S और 30S को जोड़ के 70S पुराने की कोशिश नहीं करिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 50S और 30S हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो है 70S प्रकार का पाया जाता है, और 70S कैसे पुरता है? 50S और 30S मिल करके 70S बनता है। इसीलिए बायो जो रखता है वो मैथ नहीं रखता है, क्योंकि मैथ्स वाला बताएगा कि 50S और 30S मिलकर 80S होता है, और बायो बताएगा कि 50S और 30S मिल करके 70S होता है, ठीक है। इसीलिए मैथ और बायो दोनों अलग अलग लोग रखते हैं। इसका सही आंसर जो है हो जाएगा 50S और 30S प्रोकैरियोटिक का होता है, यानी 70S। यूकैरियोटिक की बात करें तो ये 60S और 40S हो जाएगा, यानी 80S। इसका सही आंसर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या है? तो ये कई बार क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अगर इससे पहले हम 7 क्लास किए हुए, तो लगभग 7 क्लास में इस बात की हम चर्चा जरूर किए हैं कि कोशिका का जो ऊर्जा मुद्रा होता है वो ATP होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, और 2022 में भी पूछा गया है, तो इस बार भी 2025 में भी पूछने की पूरी संभावना है। तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा कि कोशिकांग में जो है, कोशिका के अंदर जो है ऊर्जा मुद्रा के रूप में ATP का कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए इसमें से किसकी आवश्यकता होती है? जैसे कि आप सभी को बताया कि ग्लूकोज की विघटन के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ताकि अधिक से अधिक ऊर्जा निर्माण हो सके। अगर ग्लूकोज का विघटन बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में करें तो वहाँ ऊर्जा का जो मात्रा है बहुत ही कम होता है। कभी वो लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, कभी वो पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, और वो ऊर्जा भरपूर मात्रा में नहीं दे पाता। लेकिन जब मानव कोशिका में ग्लूकोज का विघटन होता है ऊर्जा निर्माण के लिए, तो वहाँ पे ऑक्सीजन होना अनिवार्य है, ताकि अधिक से अधिक यानी कि 2830 किलो जूल ऊर्जा तक वो परिवर्तित कर सके। तो इसलिए इसका सही आंसर ऑक्सीजन हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन से कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्राकेंद्रिक में मौजूद नहीं होते हैं? नहीं को आपको ध्यान रखना है, कहीं गलत लिखा हो, कहीं नहीं लिखा हो, तो उस क्वेश्चन को आपको विशेष ध्यान देना है। ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है, इसलिए आपको इसको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्रोकैरियोटिक यानी कि प्रोकैरियोटिक अधिकांश प्रोकैरियोटिक में मौजूद नहीं होता है? तो देखिए, कोशिका द्रव्य तो मौजूद होता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या फिर यूकैरियोटिक हो। केंद्रक झिल्ली, हाँ यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। केंद्रक झिल्ली जो है वो नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में, ठीक है, क्योंकि इसमें मान लीजिए ये एक कोशिका है, इसके जो स्पष्ट केंद्रक होता ही नहीं है, तो इसका झिल्ली क्या पाया जाएगा? तो ये एक क्रोमेटिन के जैसा जो है, एक धागे के जैसा, गुच्छा के जैसे ये पाया जाएगा, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई झिल्ली नहीं पाया जाता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, केंद्रक झिल्ली जो है वो मौजूद नहीं होता है, ठीक है। अधिकांश में कौन सी मौजूद नहीं होता है?
तो केंद्रक झिल्ली मौजूद नहीं होता है। कोशिका भित्ति तो पाया जाता है और राइबोसोम भी पाया जाता है, क्योंकि राइबोसोम अगर नहीं पाया जाएगा तो वो जीवित नहीं रह पाएगा, क्योंकि किसी भी जीव को प्रोटीन की आवश्यकता है और प्रोटीन राइबोसोम ही बनाता है। कोशिका भित्ति की बात करें तो किसी किसी जीव में जो है, यानी जीवाणु में जो कोशिका भित्ति भी पाया जाता है, ताकि वो प्रकाश संश्लेषण कर सके, जैसे साइनोबैक्टीरिया वगैरह जो है, ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह, वो सब जो है जीव है, लेकिन उसमें कोशिका भित्ति भी पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रक झिल्ली। तो केंद्रक झिल्ली जो है मौजूद नहीं होता है प्रोकैरियोटिक में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस तरह से आपका पूरा का पूरा 8 क्लास समाप्त हुआ, और आज 8 क्लास में लगभग हमने मूल रूप से 40 क्वेश्चन किया, और इन 40 क्वेश्चन को अगर 4 ऑप्शन के हिसाब से देखें तो लगभग हमने 100 से 150 क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को देख लेते हैं तो एग्जाम में कोशिका से संबंधित कोई क्वेश्चन तो नहीं है छूटेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।